आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि इस पर आने वाले यानी कि अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट इतिहास की पढ़ाई करेंगे। तो आज से इस चैनल पर एक नए सब्जेक्ट इतिहास की शुरुआत होगी। तो आइए जानते हैं इतिहास। इतिहास जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री कहते किसे हैं। तो हिस्ट्री का संबंध बीती हुई घटना से, यानी कि जो घटना पहले हो चुकी है उसे इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो इसकी सिंपल और एकदम सरल परिभाषा, बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा, बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। यानी कि आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 1000 वर्ष पहले जो घटना हुई उसे इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो आगे जानते इतिहास कितने प्रकार के हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं इतिहास का जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। तो सेकेंड स्टेप, इतिहास का पिता, यानी कि इतिहास का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम हेरोडोटस है। जी हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक जनक होता है। उसी प्रकार हिस्ट्री यानी कि इतिहास का भी जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसे एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहली इतिहास प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक। तो हम लोग इस इतिहास के अंतर्गत भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो इसमें भारत को ऐड कर लेते हैं। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत की जानकारी लेंगे, यानी कि प्राचीन भारत क्या है, कब से कब तक प्राचीन भारत था। तो आज से 1000 से पहले, 1000 या 1500 वर्ष पहले जो घटना हुई है उसे प्राचीन भारत के अंतर्गत रखा है। तो इसे नोट कर लेते हैं। आज से 1500 साल पहले जो घटना हुआ है उसे प्राचीन भारत के
अंतर्गत रखा गया। जी हाँ, आज से 1500 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले का मतलब बुद्ध महावीर के समय की बात हो रही है। उस प्राचीन भारत के अंतर्गत रखते। तो आइए प्राचीन भारत को हम किस तरह एक ट्रिक के माध्यम से याद रखें। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताई जाएगी, जिससे आपको पूरा प्राचीन भारत याद हो जाएगी। आप 1 से 2 बार उस ट्रिक को पढ़िए, आपको हमेशा के लिए प्राचीन भारत याद रहेगा। तो आइए जानते हैं पहला ट्रिक कि प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार होती है, किस चीज़ के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की इतिहास मालूम पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत। पहली क्वेश्चन, प्राचीन भारत की जानकारी हमें किस माध्यम से प्राप्त होती है? बहुत सारा माध्यम। तो आइए उसे एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। वो कौन सा ट्रिक है? एक बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से आपको प्राचीन भारत की जानकारी का स्रोत बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। आप इसे एक बार या 1 से 2 बार पढ़ें और आपको प्राचीन भारत के मुख्य स्रोत की जानकारी आसानी से पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। तो वह ट्रिक है धर्मपुर पर विशेष। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रिक है धर्मपुर पर विशेष। इसको अगर सेपरेट करते हैं तो धर्म का संबंध धर्म ग्रंथ से, धर्म ग्रंथ द्वारा। पुर का संबंध पुरातात्विक साक्ष्य, और पर का संबंध प्राचीन ग्रंथों से मिली जानकारी से, और विशेष का संबंध विदेशों से आए यात्रियों के विवरण से। तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से प्राचीन भारत की इतिहास की स्रोत की जानकारी हमें प्राप्त होगी, वो ट्रिक है धर्मपुर पर विशेष, जिसमें धर्म का संबंध धर्म ग्रंथ से है। धर्म ग्रंथ कहने का मतलब हर धर्म का एक ग्रंथ है। बाइबिल, कुरान, महाभारत इत्यादि के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त। अगला है
पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि जब हम खुदाई करते हैं हाल ही जैसे हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में से प्राप्त साक्ष्य यानी कि पुरानी वस्तु जो मिलती है, इससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है पर का संबंध प्राचीन ग्रंथों से मिली जानकारी से। जी हाँ, ग्रंथ हो गया, जैसे में वेद है, वेद में 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि, उसके माध्यम से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। और अगला है विशेष का संबंध विदेशों से आए यात्रियों से विवरण से है। जी हाँ, विदेश से जितने भी यात्री आए थे प्राचीन काल में, उसने बहुत सारा विवरण लिखे थे, जिसके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो जी बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, धर्मपुर पर विशेष, जिसके माध्यम से आपको प्राचीन भारत की जानकारी के मुख्य स्रोत हमेशा के लिए याद रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कि वेद की संख्या कितनी है। तो सेकेंड, वेद की संख्या 4 है। तो वेद की संख्या 4 है और चारों का नाम क्या क्या है, उसे हम एक ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो वो ट्रिक है सारी, आयुज। यहाँ सारी, सा का संबंध, सा का संबंध हो जाएगा आपका सामवेद से, और री का संबंध ऋग्वेद से, और अ का संबंध अर्थवेद, और यजु का संबंध यजुर्वेद से है। तो आप एक बहुत ही शानदार और छोटी सी ट्रिक के माध्यम से वेद की चारों नाम को आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है सारी आयुज, जहाँ पर सा का संबंध सामवेद से, री का संबंध ऋग्वेद से है, अ का संबंध अथर्ववेद से है, और यजु का संबंध यजुर्वेद से। सबका फर्स्ट लेटर अधिकांशतः मैचिंग करते हैं। तो आपको इससे वेद की नाम को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। आप इसे 1 से 2 बार बस पढ़ ले, आपको पूरी जिंदगी भर वेद की नाम याद रहेगा। तो अगला है थर्ड, वेद के भी उपवेद हैं। तो उपवेद कितने हैं और उसके नाम कौन कौन से हैं? तो उपवेदों के नाम, तो आइए जानते हैं। उपवेदों के नाम याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, और वो ट्रिक है गंध सी आए। गंध सी आए। इस ट्रिक के माध्यम से आप उपवेद के नाम को आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते। पहला अक्षर ग, ग का संबंध गंधर्व वेद से।
अगला ध। ध का संबंध धनुर्वेद से। और सी। सी का संबंध शिल्प वेद से। और आय का संबंध आयुर्वेद से। तो आपको एक छोटी सी शानदार ट्रिक के माध्यम से वेद के नाम आसानी से याद होगा। तो ग का संबंध गंधर्व वेद, जिसकी फर्स्ट लेटर इससे मैचिंग करती है। ध का संबंध धनुर्वेद से है। और सी का संबंध शिल्प वेद से। और आय का संबंध आयुर्वेद से। आपको आगे बहुत ही अच्छी सी डिटेल के साथ बताया जाएगा सामवेद में क्या होता है, ऋग्वेद में क्या होता है, अथर्ववेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, और उपवेद गंधर्व वेद में क्या होता है, धनुर्वेद में कौन कौन सी चीज़ है, शिल्प वेद में क्या होता है, और आयुर्वेद में क्या होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगला, ऋग्वेद में वर्णित 4 वर्ग है, तो उसको किस तरह याद किया जाए, इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। तो आइए पहले टॉपिक लिखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित 4 वर्ग। अगला टॉपिक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ग में बांटा, और वो 4 वर्ग को याद करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा शानदार ट्रिक है, जिसे बच्छु सुबह कहा गया। तो बच्छु सुबह का जब हम खंडन करेंगे तो ब का संबंध ब्राह्मण। अगला है छ का संबंध क्षत्रिय। और सु का संबंध शूद्र। और वै का संबंध वैश्य से। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की नाम वर्णित है, जिसे हम एक छोटा सा ट्रिक बच्छु सुबह यानी कि बच्छु सुबह के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर ब का संबंध ब्राह्मण से, सेकेंड लेटर छ का संबंध क्षत्रिय से, थर्ड लेटर सु का संबंध शूद्र से, और वै का संबंध वैश्य से। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित 4 वर्ग को आसानी से याद कर सकते हैं। अगला, इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो अगला है वेदांगों की संख्या। जिस प्रकार वेद में उपवेद की संख्या थी, उसी प्रकार वेद में वेदांग
वेदांगों की संख्या। वेदांगों की संख्या 6 है। वो कौन कौन सी है, जिसे हम एक बहुत ही प्रचलित ट्रिक से हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो ट्रिक है निसी कब जाए 6। तो इसे जब हम अलग अलग सेपरेट करेंगे तो नी का संबंध निरुकुत, निरुकत, सी का संबंध शिक्षा और क का संबंध कल्प और व का संबंध व्याकरण और जाय का संबंध ज्योतिष और छ का संबंध छंद से। हमारे प्राचीन भारत में 6 प्रकार की वेदांग की चर्चा की गई है और इस वेदांग को आसानी से याद करने के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक आपके सामने रखा है, जिसे आप 1 से 2 बार पढ़ें और वेदांग का नाम आसानी से याद है। कोई आपसे पूछ भी दिया वेदांग कितने और वो कौन कौन से, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से उसे आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आज के क्लास बस इतना ही तक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।